पढ़ेंगे BNS 2023 और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 101 और सेक्शन 101 में आपको बताएं कि इसमें कुल 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं, 5 अपवाद दिए गए हैं, जिसमें से पहला एक्सेप्शन आपको पढ़ा दिए थे। संभवतः कुछ लिखाना शेष था, क्यों? परंतु एक बार इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। सेक्शन 101 से पहले आपने पढ़ा कल्पेबल होमिसाइड, और जो सेक्शन 100 में कल्पेबल होमिसाइड होता है वही कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाता है। कल्पेबल होमिसाइड ही हत्या हो जाता है। वो कब हो जाता है कि धारा 101 में 4 क्लाज दिए गए हैं और उन 4 क्लाजों में से किसी भी क्लाज के अंतर्गत प्रकरण आता है तो वही कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाता है। तो धारा 101 में ए खंड, बी खंड, सी खंड, डी खंड आपने पढ़ा, और वही कल्पेबल होमिसाइड जब सेक्शन 101 में जो 4 क्लास दिया गया है उसमें से किसी के अंतर्गत आता है तो वह कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाता है। लेकिन उसी धारा 101 में 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं, और आपने पढ़ा कि यदि मामला उन 5 अपवादों में से किसी भी अपवाद के अंतर्गत आता है तब वह आपराधिक मानववध हत्या नहीं होगा। आपराधिक मानववध हत्या तब होगा जब सेक्शन 101 में 4 खंड में से किसी खंड के अंतर्गत आता है। लेकिन धारा 101 में 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं, और उन 5 एक्सेप्शन में से किसी एक्सेप्शन के अंतर्गत मामला आता है तब वह आपराधिक मानववध हत्या नहीं होगा, वह कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा। तो आपको बताए कि जब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा इसका मतलब अभियुक्त व्यक्ति को कल्पेबल होमिसाइड के लिए सेक्शन 105 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। और आपने देखा कि धारा 101 में जो 4 क्लास दिया गया है उसके अंतर्गत प्रकरण आता है तब वह कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाएगा, और उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 103 के अंतर्गत किया गया है। अब इसमें सबसे पहला एक्सेप्शन आपने पढ़ा कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है। कब मर्डर नहीं है? कि यदि अभियुक्त व्यक्ति को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिला हो, अभियुक्त व्यक्ति को गंभीर एवं अचानक प्रकोपन मिला हो, और उसके कारण अभियुक्त व्यक्ति आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो गया हो, और आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो करके उस व्यक्ति की जिसने प्रकोपन दिया था या भूल या दुर्घटनावश अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। तो यहाँ पर चूंकि जो मृत्यु कारित होती है अभियुक्त व्यक्ति प्रोवोकेशन में आकर के
गंभीर एवं अचानक प्रकोपन में आकर के आत्म संयम की शक्ति को खो बैठता है और वह मृत्यु कारित कर देता है, तो ऐसा मृत्यु कारित करना ऐसा कल्पेबल होमिसाइड होगा जो मर्डर के अंतर्गत नहीं आएगा। इसमें 3 उदाहरण आपको दिए थे कि जैसे मान लीजिए कि बी है और बी ये क्या तीन उदाहरण इसमें आपको बताए थे। सबसे पहला इसमें उदाहरण आपने देखा था कि जैसे बी है और बी ए को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देता है, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन देता है और जिसके कारण यह आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो जाता है और आत्म संयम की शक्ति से वंचित होकर के और बी को मार डालने के आशय से और बी के ऊपर गोली चला देता है और बी की मृत्यु कारित कर देता है। तो ए के द्वारा जो बी की मृत्यु कारित की गई है, यह मृत्यु कारित करना ऐसा कल्पेबल होमिसाइड होगा जो मर्डर के अंतर्गत नहीं आएगा। यदि बी गंभीर अचानक प्रकोपन न दिया होता और तब ए बी की मृत्यु कारित करता, तब ए का कार्य धारा 101 के अंतर्गत आता और इसको तब हत्या के अपराध के लिए दंडित किया जाता। लेकिन यहाँ पर ए के द्वारा जो बी की मृत्यु कारित की जा रही है, तब की जा रही है जब बी ए को गंभीर एवं अचानक प्रकोपन देता है, उससे ए आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो जाता है और बी की मृत्यु कारित कर देता है। तो ऐसा मृत्यु कारित करना ऐसा कल्पेबल होमिसाइड होगा जो मर्डर के अंतर्गत नहीं आएगा। अर्थात ए को धारा 105 के अंतर्गत केवल कल्पेबल होमिसाइड के लिए इसको दंडित किया जाएगा। दूसरा उदाहरण आपने देखा कि बी है और ए को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देता है और ए आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो जाता है और ए बी को मार डालने के आशय से बी के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन दुर्घटनावश गोली सी नामक व्यक्ति को लग जाती है, जबकि ए का आशय सी की मृत्यु कारित करने का नहीं था और न ही ए को इस बात की जानकारी थी कि वह बी के ऊपर गोली चला रहा है तो गोली सी को लग जाएगी और सी की मृत्यु कारित हो जाएगी। तो यदि सी की भी मृत्यु कारित कर देता है तो ऐसा मृत्यु कारित करना ऐसा कल्पेबल होमिसाइड होगा जो मर्डर के अंतर्गत नहीं आएगा। तीसरा उदाहरण आपने देखा कि बी है और ए को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देता है, ए आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो जाता है और बी का ये पुत्र सी है, ए इसकी आशय पूर्वक मृत्यु कारित कर देता है। तो यहाँ पर जो सी की आशय पूर्वक मृत्यु कारित कर देता है, जो बी का पुत्र है, तो ए को धारा 101 के पहले अपवाद का लाभ नहीं मिलेगा। पहले अपवाद का लाभ प्राप्त करने के लिए आपने देखा कि जिस व्यक्ति ने प्रकोपन दिया है उसकी मृत्यु कारित की गई हो या भूल या दुर्घटनावश अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई हो। यहाँ पर
ए के द्वारा जो मृत्यु कारित की जा रही है, तो बी के पुत्र सी ने ए को प्रोवोकेशन नहीं दिया है और जो इसकी मृत्यु कारित कर रहा है वह आशय पूर्वक मृत्यु कारित कर रहा है, तो धारा 101 के पहले एक्सेप्शन का लाभ नहीं मिलेगा और ए का जो ये कार्य है यह हत्या के अंतर्गत आ जाएगा और ए को धारा 103 के अंतर्गत इसको दंडित किया जाएगा। ये पहला एक्सेप्शन आपने पढ़ा, लेकिन आपको बताए कि ये जो पहला एक्सेप्शन है यह 3 प्रोवाइजो के अध्ययन है, 3 परंतु के अध्ययन है। यदि 3 परंतुक में से किसी परंतु के अंतर्गत मामला आता है और उसमें मृत्यु कारित की जाती है, तब वह मामला वह हत्या के अंतर्गत चला जाएगा। तो धारा 101 का जो पहला एक्सेप्शन है वो 3 प्रोवाइजो के अध्ययन है। सबसे पहला प्रोवाइजो आपको बताए कि जहां कोई अभियुक्त व्यक्ति स्वेच्छा प्रकोपन में आकर के किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तो यह मृत्यु कारित करना ऐसा आपराधिक मानववध होगा जो हत्या के अंतर्गत आएगा और अभियुक्त व्यक्ति को धारा 101 के पहले एक्सेप्शन का लाभ नहीं मिलेगा। उदाहरण आपको बताए कि हस्बैंड है और वह अपने दुष्चरित्र पत्नी का पीछा करते हुए उस स्थान तक जाता है जहां उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी से मिलने के लिए समय नियत कर रखा था और वहां पर पहुंच करके वह अपनी पत्नी की और उसके प्रेमी की मृत्यु कारित कर देता है। तो यह मृत्यु कारित करना यह कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत न आकर के यह हत्या के अंतर्गत आएगा। कारण ये है कि परंतु कहता है कि जहां कोई अभियुक्त व्यक्ति स्वेच्छा प्रकोपन में आ जाता है, नियम क्या है कि प्रकोपन को अभियुक्त के पास जाना चाहिए। अभियुक्त व्यक्ति को प्रकोपन को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। अभियुक्त व्यक्ति को प्रकोपन की खोज नहीं करना चाहिए। तो जहां अभियुक्त व्यक्ति स्वेच्छा प्रकोपन में आकर के किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तो वह मृत्यु कारित करना ऐसा आपराधिक मानववध होगा जो हत्या के अंतर्गत चला जाएगा। दूसरा प्रोवाइजो आपको बताए कि कोई लोक सेवक है और वह अपने पद के कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है और उसके कारण सामने वाले व्यक्ति को प्रकोपन आ जाता है और प्रकोपन में आकर के आत्म संयम की शक्ति को खो बैठता है और लोक सेवक की मृत्यु कारित कर देता है। तो ऐसा मृत्यु कारित करना ऐसा आपराधिक मानववध होगा जो हत्या के अंतर्गत चला जाएगा। जैसे आपको बताए कि ए एक पुलिस सब इंस्पेक्टर है और बी के ऊपर लूट करने का आरोप है और सब इंस्पेक्टर बी को विधि पूर्वक उसको गिरफ्तार करता है। जैसे ही सब इंस्पेक्टर बी के हाथ को पकड़ता है, वह प्रकोपन में आ जाता है, आत्म संयम की शक्ति को खो बैठता है और पिस्तौल लिए रहता है और सब इंस्पेक्टर के ऊपर गोली चला देता है और उसकी मृत्यु कारित कर देता है। तो ऐसा मृत्यु कारित करना ऐसा आपराधिक मानववध होगा जो हत्या के अंतर्गत चला जाएगा। और तीसरा प्रोवाइजो इसमें आपको बताए कि हर व्यक्ति को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का राइट दिया गया है। अब यदि कोई व्यक्ति राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के राइट का
एक्सरसाइज करता है और उसके कारण कोई व्यक्ति प्रकोपन में आ जाता है और प्रकोपन में आकर के जिस व्यक्ति को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का राइट है उसकी मृत्यु कारित कर देता है। तो ऐसा मृत्यु कारित करना ऐसा आपराधिक मानववध होगा जो हत्या के अंतर्गत चला जाएगा। ये कंप्लीट डिटेल में पढ़ा दिए थे, लिखा रहे थे, इसको नोट करें तब आगे पढ़ा जाए। पहला परंतुक है, हाँ परंतुक फर्स्ट, प्रोवाइयो फर्स्ट लिखे। जहां अभियुक्त स्वेच्छा प्रकोपन में आकर, जहां अभियुक्त स्वेच्छा प्रकोपन में आकर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तो ऐसा मृत्यु कारित करना ऐसा आपराधिक मानवबद्ध होगा जो हत्या के अंतर्गत आएगा। सामान्य नियम यह है कि प्रकोपन को स्वयं अभियुक्त के पास आना चाहिए। प्रकोपन को स्वयं अभियुक्त के पास आना चाहिए। न कि अभियुक्त उसकी खोज करे। The provocation is not sought, S-O-U-G-H-T, sought, are voluntarily provoked, are voluntarily provoked by the offender. If the accused caused death of any person by reason of voluntary provocation, such death shall be culpable homicide which will come under murder general rule is that
provocation must come to him. उदाहरण लिखें, एक विक्षुब्ध पति, ए ग्रीव्ड हस्बैंड, एक विक्षुब्ध पति अपने चरित्रहीन पत्नी का पीछा करते हुए अपने घर से दूर उस स्थान तक जाता है जहां पत्नी ने अपने प्रेमी से मिलने के लिए समय नियत कर रखी थी। वहां वह अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मार डालता है। पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पति धारा 101 के प्रथम अपवाद का लाभार्थी नहीं होगा, क्योंकि वह स्वयं से प्रकोपित हुआ है। A husband after chasing his wife, a husband after chasing his wife goes to that place where wife fixed time to meet with her paramour, Paramour, and killed both of them. पैराग्राफ चेंज करके लिखें, here husband will not be beneficiary. Here husband will not be beneficiary of exception of section 101. Because provocation must have sought by the accused. दूसरा परंतुक लिखें, परंतुक 2। यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, जिसके कारण कोई व्यक्ति
गंभीर और अचानक प्रकोपन में आ जाता है। और लोक सेवक की मृत्यु कारित कर देता है। तो ऐसा मृत्यु कारित करना ऐसा आपराधिक मानवबद्ध होगा जो हत्या के अंतर्गत आएगा। If any public servant doing anything in obedience to the law because of which any person comes in grave and sudden provocation, any person comes in grave and sudden provocation, then such causing of death shall be such culpable homicide which comes under the category of murder। उदाहरण, एक पुलिस अधिकारी बी को विधि पूर्वक गिरफ्तार करता है। उस गिरफ्तारी के कारण बी को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है। और वह एकाबद्ध कर देता है। बी हत्या का दोषी होगा। क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा किया गया था
जो एक लोक सेवक द्वारा उसकी शक्ति के प्रयोग में की गई थी। A is lawfully arrested by B, a police officer, A is provoked sudden and violent passion, RIOLENT, passion, by the arrest and kills B. A is liable for murder because provocation was given by a thing done by a public servant in the exercise of his power. थर्ड परंतु लिखें, प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो कमा जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। The provocation is not given by anything done in the lawful exercise of right of private defense. उदाहरण लिखें, ए बी की नाक को खींचने का प्रयत्न करता है। देखें बेरेट में इंग्लिश में लिख लें, इलस्ट्रेशन दिया है। ए बी की नाक को खींचने का प्रयत्न करता है।
बी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए ए को पकड़ लेता है। परिणाम स्वरूप ए को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह बी का बद्ध कर देता है। यह हत्या है। क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई थी। अब इसके बाद धारा 101 का दूसरा एक्सेप्शन देखें। अब धारा 101 के दूसरे एक्सेप्शन में क्या कहा गया है? धारा 101 के दूसरे एक्सेप्शन में यह प्रावधान किया गया है कि आप पढ़ चुके हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। आप जानते हैं सेक्शन 35 पढ़ाए थे और सेक्शन 35 में 2 क्लाज आपने पढ़ा था। धारा 35 की उपधारा 1 प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार देती है कि वह अपने शरीर की प्रतिरक्षा कर सकता है तथा साथ ही साथ वह दूसरे व्यक्ति के शरीर की भी प्रतिरक्षा कर सकता है। इसी प्रकार से दूसरे क्लास के अंतर्गत आपने पढ़ा कि हर व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि वह अपनी प्रॉपर्टी की दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी के वह प्रतिरक्षा कर सकता है। तो लेकिन साथ ही साथ याद करें कि धारा 35 के अंतर्गत ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का राइट दिया गया है, यह राइट सेक्शन 37 के अधीन है। सेक्शन 37 बहुत डिटेल में आपको पढ़ाए थे और धारा 37 के अंतर्गत 4 सीमाएं आपने पढ़ा था और उन 4 सीमाओं के अधीन रहते हुए ही
राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के राइट का एक्सरसाइज किया जाना चाहिए। धारा 37 में जो चौथा लिमिटेशन आपको बताए थे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के राइट का एक्सरसाइज केवल उतना किया जाना चाहिए जितने से अपने शरीर एवं संपत्ति की रक्षा करना आवश्यक है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जो राइट दिया गया है, यह कोई बदला लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का कोई व्यक्ति केवल उतना ही प्रयोग कर सकता है जितने से उसके शरीर एवं संपत्ति की रक्षा हो सकती है। तो अब यहाँ पर धारा 101 का दूसरा एक्सेप्शन कहता है कि हर व्यक्ति को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का राइट तो दिया गया है और वह उस राइट का गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक उसका एक्सरसाइज भी करता है, लेकिन उसको जितना राइट दिया गया है वह उस राइट को एक्सीड कर जाता है, उस अधिकार से वह आगे बढ़ जाता है और सद्भावना पूर्वक जितनी अपहानि कारित करने का आशय है उसके बिना यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है तो वह मृत्यु कारित करना ऐसा आपराधिक मानवबद्ध होगा जो हत्या के अंतर्गत नहीं आएगा। अब इसको एक लाइन में साधारण भाषा में कि हर व्यक्ति को जो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है और जितना उस अधिकार का उसको प्रयोग करना चाहिए वह उससे आगे बढ़ जाता है, उसको एक्सीड कर जाता है और एक्सीड करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तो ऐसा मृत्यु कारित करना यह ऐसा कल्पेबल होमिसाइड होगा जो मर्डर के अंतर्गत नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ व्यक्ति को अपने शरीर संपत्ति की रक्षा करने का कानून उसको अधिकार देता है, लेकिन गलती उससे ये हो जाती है कि जितना उस अधिकार का उसको प्रयोग करना चाहिए उससे आगे बढ़ जाता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। तो ऐसा मृत्यु कारित करना यह हत्या के अंतर्गत न जा करके यह कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत चला जाएगा। जैसे दृष्टांत बिल्कुल स्पष्ट कर देगा। इलस्ट्रेशन देखें, धारा 101 एक्सेप्शन 2 में दृष्टांत क्या कहता है। दृष्टांत ये कहता है कि जैसे ए है और ए बी के ऊपर चाबुक से प्रहार करता है। ए है और यह बी के ऊपर चाबुक से प्रहार करता है। आगे लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वह चाबुक का प्रयोग इस तरीके से नहीं करता है कि बी को ग्रीवियस हर्ट कारित हो जाए, बी को घोर उपहत कारित हो जाए। तो ए बी के ऊपर चाबुक से प्रहार तो करता है, लेकिन ए बी के ऊपर चाबुक से इस प्रकार प्रहार नहीं करता है कि बी को घोर उपहति कारित हो जाए। अब यहाँ पर अब बी क्या करता है कि अपने शरीर के बचाव में यह पिस्तौल निकाल लेता है और ए बी के ऊपर चाबुक से प्रहार को जारी रखता है। अब बी को ये लगता है कि इस चाबुक से मैं अपने आप को बचा नहीं सकता हूँ। अब यहाँ पर भी ए के ऊपर
उस पिस्तौल से गोली चला देता है और ए की मृत्यु कारित कर देता है। तो यहाँ बी के द्वारा जो मृत्यु कारित की गई है, यह मृत्यु कारित करना यह हत्या के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरा एक्सेप्शन आप यही पढ़ रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपने शरीर की प्रतिरक्षा करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन कुछ सीमाएं बताई गई हैं। उन सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए बी को अपने इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अब बी को जो राइट दिया गया है शरीर की प्रतिरक्षा करने का, कि यदि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर चाबुक से प्रहार कर रहा है तो अपने शरीर की प्रतिरक्षा करने में वह उसकी मृत्यु कारित नहीं कर सकता है। यहाँ पर बी को शरीर के प्रतिरक्षा का जितना अधिकार दिया गया है उस अधिकार से वह आगे बढ़ जाता है, उसको एक्सीड कर जाता है और यहाँ पर एक की मृत्यु कारित कर देता है। तो ऐसा मृत्यु कारित करना ऐसा आपराधिक मानववध होगा जो हत्या के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ शब्द पर ध्यान देना है कि ए बी के ऊपर चाबुक से प्रहार करता है, लेकिन आगे लिखा है कि ऐसा प्रहार नहीं करता है कि बी को गंभीर चोट पहुंच जाए, बी को ग्रीवियस हर्ट कारित हो जाए, बी को घोर उपहत्य कारित हो जाए। यदि ए बी के ऊपर चाबुक से ऐसा प्रहार करता जिससे बी को ग्रीवियस हर्ट कारित हो जाता, तब तो बी को ये राइट मिल जाएगा कि बी पिस्तौल चला करके और ए की मृत्यु कारित कर देता है, तो इसका कार्य अपराध ही नहीं माना जाएगा। कौन सेक्शन पढ़े? ये सब सेक्शन भी बोलेंगे आप, और टेस्ट देने वाले हैं अगले संडे। सेक्शन 100 आईपीसी क्या है? आईपीसी शरीर की प्रतिरक्षा करने में कब किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है, तो वही सेक्शन 38 यहाँ पर है। धारा 38 के अंतर्गत 7 परिस्थितियां बताई गई हैं कि 7 परिस्थितियों में शरीर की प्रतिरक्षा करने में आक्रमणकर्ता की मृत्यु तक कारित किया जा सकता है, और ऐसा मृत्यु कारित करना लॉ के द्वारा पूरी तरीके से जस्टिफाई बनाया गया है, और ये माना जाएगा कि उसने कोई अपराध कारित ही नहीं किया है। तो धारा 38 का जब दूसरा क्लास पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से आशंका कारित होती है कि ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहत्य होगा। यदि ऐसा हमला किया जाता है तो उस व्यक्ति को अपने शरीर की प्रतिरक्षा करने में वह आक्रमणकर्ता की मृत्यु कारित कर सकता है। इसीलिए दृष्टांत में ये शब्द जोड़ना पड़ा है कि ए बी के ऊपर चाबुक से प्रहार करता है, लेकिन ऐसा प्रहार नहीं करता है कि बी को घोर उपहत्य कारित हो जाए। यदि ए चाबुक से इस प्रकार बी के ऊपर प्रहार करता जिससे बी को घोर उपहत्य कारित हो जाती, तब तो धारा 38 बी को अधिकार देती है कि वह अपने शरीर की प्रतिरक्षा करने में एक की मृत्यु कारित कर सकता है, और ऐसा मृत्यु कारित करना पूरी तरीके से जस्टिफाई माना जाएगा, न्यायोचित माना जाएगा। लेकिन यहाँ ए बी के ऊपर चाबुक से ऐसा प्रहार नहीं कर रहा है कि बी की
को घोर उपहत कारित हो, तब यहाँ पर अब बी को यह अधिकार नहीं है कि वह ए की मृत्यु कारित कर सकता है। बी अपने शरीर की प्रतिरक्षा मृत्यु कारित करने के अलावा ए को कोई अन्य हानि पहुंचा सकता है, लेकिन बी ए की मृत्यु कारित नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर बी को जो शरीर की प्रतिरक्षा करने का अधिकार है, उस अधिकार से वह आगे बढ़ जाता है, उसको एक्सीड कर जाता है और एक की मृत्यु कारित कर देता है। तो ऐसा मृत्यु कारित करना यह हत्या के अंतर्गत न जा करके यह केवल कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत जाएगा। लिखें, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण। और बुधवार तक ऑफिस में आकर के जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं सबसे अपेक्षा करते हैं ताकि सब लगभग बीएनएस पढ़े हैं, अपना नाम लिखवाएं। पैसा भले 2 दिन बाद में दे दीजिएगा, नाम लिखवा दें जिससे कि बुकलेट उतना तैयार करवा सकें। लिखें, आपराधिक मानवबद्ध हत्या नहीं है, आपराधिक मानवबद्ध हत्या नहीं है। यदि अभियुक्त शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का सद्भावना पूर्वक प्रयोग करते हुए विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति का, विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति का अतिक्रमण कर दे। बिल्कुल अपनी भाषा में लिखा दिए, डायरेक्ट में बहुत लंबा लिखा हुआ है। सद्भावना पूर्वक प्रयोग करते हुए विधि द्वारा शक्ति का अतिक्रमण कर दे और किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर if the offender in the exercise in good faith of the right of private defense of person or property exceeds the power given to him by law and
and causes the death of the person. अर्थात हेडिंग है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है उसको एक्सीड करता है अतिक्रमण। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण अर्थात मामले को इस अपवाद में आने के लिए निम्नलिखित शर्तों की संतुष्टि आवश्यक है। Satisfaction of following condition is necessary for the cases comes under this exception. पहला पॉइंट, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया गया हो। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया गया हो। There must be exercise of right of private defense. दूसरा पॉइंट है, ऐसे अधिकार का प्रयोग सद्भावना पूर्वक किया गया हो। Such exercise must have been done in good faith. In good faith. तीसरा पॉइंट है, अधिकार का प्रयोग बिना पूर्व चिंतन के किया गया हो। अधिकार का प्रयोग बिना पूर्व चिंतन के किया गया हो। There must be use of right without premeditation. चौथा पॉइंट लिखें, अधिकार का प्रयोग इस आशय से न किया गया हो कि उस अपहानि से अधिक अपहानि कारित की जाए।
IMP लिख लें, इम्पॉर्टेंट है, इसी बिंदु पर प्रॉब्लम पूछ ली जाती है। अधिकार का प्रयोग इस आशय से न किया गया हो कि उस अपहानि से अधिक अपहानि कारित की जाए, कमा जितनी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक है। यूज ऑफ राइट मस्ट हैव बीन डन without any intention of causing more harm, than was necessary in self-defense. That was necessary in self-defense. एक पॉइंट और लिखें, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण करके मृत्यु कारित की गई हो। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण करके मृत्यु कारित की गई हो। डेथ मस्ट बी काज्ड by exceeding the right of private defense. इंग्लिश में दृष्टांत लिखे, हिंदी में लिखा रहे हैं दृष्टांत। ए बी को चाबुक मारने का प्रयत्न करता है। ए बी को चाबुक मारने का प्रयत्न करता है। परंतु इस प्रकार नहीं कि बी को घोर उपहति कारित हो जाए, कि बी को घोर उपहति कारित हो जाए। बी पिस्तौल निकाल लेता है। ए हमले को चालू रखता है। कमा बी सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वह अपने को, देखें सद्भावना पूर्वक शब्द भी आया है, बी सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वह अपने को
चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता। गोली से ए का बद्ध कर देता है। बी ने हत्या नहीं की है, किंतु केवल आपराधिक मानवबद्ध किया है। अब जो इसमें चौथा पॉइंट आपको बताए, एक केस है, केस का नाम है फरीद वर्सेस आर। पुरानी केस है, प्रॉब्लम पूछी गई है। अब इस केस का फैक्ट ये है कि जैसे ए है और यह चोरी करने के आशय से बी के घर का गृह भेदन करता है, हाउस ब्रेकिंग करता है और घर के दीवार में ए बी के घर के दीवार में एक होल बना देता है, छिद्र बना देता है और ए इसी छिद्र में से बी के घर में प्रवेश करता है। अभी ए का शरीर का आधा भाग बी के घर में निकला है और शरीर का आधा भाग अभी उसी होल में फंसा हुआ है। तब तक बी जग जाता है और अब देखता है और ए को मार डालने के आशय से एक कुदाली उठा लेता है और उसी कुदाली से ए के सिर पर 2 बार कस के प्रहार कर देता है और जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। तो यहाँ बी को अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इस अधिकार का जो प्रयोग कर रहा है, जितना राइट है उसको तो एक्सीड कर ही रहा है और साथ ही साथ ये जो कार्य कर रहा है, जितनी अपहानि कारित करना आवश्यक है उससे आगे वह आशय पूर्वक मृत्यु कारित करता है, तो उसका कार्य हत्या के अंतर्गत चला जाएगा। अब यहाँ पर भी जो कुदाली से इसके ऊपर प्रहार कर रहा है, यह एक को मारने के आशय से कर रहा है, जबकि दृष्टांत के अंतर्गत आपने देखा कि सद्भावना पूर्वक वह कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आशय पूर्वक मृत्यु कारित करने के आशय से और इसके सिर पर प्रहार कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित हो जाती है। तो ऐसा मृत्यु कारित करना यह हत्या के अंतर्गत चला जाएगा और धारा 101 के दूसरे एक्सेप्शन का इसको यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा। यही लिखे पॉइंट, फरीद वर्सेस आर, फरीद बनाम आर। इस मामले में ए ने बी के घर में चोरी करने के आशय से
गृह भेदन किया था, हाउस ब्रेकिंग किया था। बी द्वारा देख लिए जाने पर ए ने दीवार में बनाए गए छेद से निकलकर भागना चाहा। परंतु वह उसी में फंस गया। और निकल नहीं सका। ऐसी स्थिति में बी ने ए की मृत्यु कारित करने के आशय से, अब यही पॉइंट है जो हत्या में लेकर के चला जाएगा। ऐसी स्थिति में बी ने ए की मृत्यु कारित करने के आशय से एक कुदाली उठा ली और उसके ऊपर 2 प्रहार करके मृत्यु कारित कर दी। न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि बी हत्या का दोषी है। यद्यपि उसको प्रतिरक्षा का अधिकार था, परंतु उसका आशय उस अपहानि से अधिक अपहानि करने की थी। कमा जीतने की प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक था। In this case, a break into B's house. In this case, a broke लिखें, broke into B's house, post office, with the intention of stealing. When A was seen
by B A tried to escape through a hole made in the wall. Comma, but he got struck in it and could not escape. In such a situation, B picked up a spade, S-P-A-D-E, kudali. B picked up a spade with the intention of causing A's death. And caused his death by striking him twice. In this case, court held that B is guilty of murder although he has right to private defense. But his intention to inflicting more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense.